हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस 12 जुलाई 2022 का। आज हम लोग देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें मेन है यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में ही आर्टिकल आया था न्यू वेस्ट इंडियन क्वाड को लेके। और अगला आर्टिकल जो हम लोग देखेंगे, इसमें नीति आयोग का रोल सेंटर स्टेट रिलेशन में। ये 3 आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। उसके आगे जो 3 चीजें हैं वो द हिंदू से है। तो द हिंदू से हम लोग एनपीओ को कैसे टैकल करेंगे, इस पे एक आर्टिकल था। डार्क मैटर क्या होता है, उस आर्टिकल में काफी सारी चीजें दी गई थी, लेकिन डार्क मैटर क्या होता है सिर्फ डेफिनेशन जान लेना काफी रहेगा। उस आर्टिकल में और कुछ कैरी करने लायक कुछ था नहीं। एक और एडिटोरियल था फेलिंग द फॉरेस्ट। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट चीज होगा वो होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए होगा। तो हम लोग आते हैं अपने जो पहली चीज है उस पे। अभी यूएन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी किया गया 2022 का। इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग कैरी कर सकते हैं आगे के लिए, किसी आंसर में लिखने में, या फिर इवन इंटरव्यू, या फिर डायरेक्टली एज ए क्वेश्चन इन प्रीलिम्स वो आ सकता है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि 1 बिलियन पॉपुलेशन, हम लोग पहली बार 1 बिलियन रीच किए थे 1804 ईस्वी में। तो 1 से 2 बिलियन आने में हम लोगों को 123 साल लगा था। उस समय पे हम लोग 2 बिलियन पहुंचे थे 1927 ईस्वी में। जबकि अभी जो 7 से 8 बिलियन का ट्रांजिशन है, ये हम लोग मात्र 11 साल में पहुंच चुके हैं, 2011 से 2022 में। तो ये दिखाता है कि कितनी जल्दी हम लोग बिलियन ऐड करते चले जा रहे हैं। तो ये हो गया पहला फैक्ट। आते हैं अब दूसरे फैक्ट से, जो कि हम लोग को वर्थ कैरिंग है। ये है ग्लोबल पॉपुलेशन फोरकास्ट को लेके। तो इसके हिसाब से जो फोरकास्ट किया गया है उसमें 2030 तक हम लोग 8.5 बिलियन होगा हमारा पॉपुलेशन, 2050 तक हमारा पॉपुलेशन 9.7 बिलियन, और 2100 तक हमारा जो पॉपुलेशन होगा 10.4 बिलियन डॉलर होगा। तो ये फोरकास्ट क्यों जरूरी होता है कि इस पॉपुलेशन फोरकास्ट के बेसिस पे आप जो भी चीजें करते हैं, अपना अर्बन प्लानिंग या फिर कोई भी पॉलिसी लेके आते हैं, तो वो फ्यूचर की पॉपुलेशन को देखते हुए आप लेके आते हैं। तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट फैक्ट के ऊपर। नेक्स्ट फैक्ट इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2050 तक जो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ होगा हमारा, वो मेनली 8 कंट्रीज की वजह से होगा। उस 8 कंट्री में इंडिया तो ऑब्वियस चीज है कि रहेगा ही, और उसके अलावा कुछ कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कॉन्गो है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है और तंजानिया है। एक और चीज जो रिपोर्ट ने हाईलाइट की है वो ये है कि जो फास्टेस्ट पॉपुलेशन वाइज जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज होंगे, उसमें 46 लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनके पास एक तो संसाधन की कमी है, उसके बाद पॉपुलेशन प्रेशर भी बढ़ने वाला है। तो इसका प्रभाव जो एसडीजी गोल्स होगा उसको भी अचीव करने में पड़ेगा। तो यही रिपोर्ट ये इस चीज को बताता है। अगला जो रिपोर्ट हाईलाइट करता है वो ये चीज है कि जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है 2020 में, ये 2020 में लेस देन 1% पहली बार हुआ है 1950 के बाद। फिर आ जाते हैं हम लोग, अगला जो पॉइंट है वो कि जो आने वाला समय होगा वो हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का टाइम होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड कहने का मतलब ये कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी वो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी, और उसका जो अगर हम लोग नंबर वाइज बात करें तो 25 से 64 ईयर के बीच में ये पॉपुलेशन होगा, इनका एज ये होगा। तो मतलब ज्यादा अमाउंट हमारे पास काम करने वाले होंगे और डिपेंडेंट पॉपुलेशन की जो मात्रा होगी वो कम होगी। अब आ जाते हैं अगली बात, जो अभी ट्रेंड आ रहा है उस पे, कि हाई इनकम कंट्रीज में जो कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से हुआ है पॉपुलेशन में, उसको डाटा से भी यहां पे सफाइस किया गया है कि जो नेट इनफ्लो है 80.5 मिलियन, ये कंट्रीब्यूशन आया आपका माइग्रेशन से। जबकि अगर इसी को उस पीरियड में वहां पे बर्थ और डेथ का नेट अगर हम लोग निकाल लें
तो वो मात्र 66.2 मिलियन था। तो ये दिखाता है कि आपका बर्थ और डेथ से ज्यादा जो है उस कंट्री में माइग्रेशन से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये हाई इनकम कंट्रीज में ये फेनोमेना हो रहा है। इंडिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज भी हैं, लेकिन इनका जो माइग्रेशन वाला इंपैक्ट है पॉपुलेशन के ऊपर वो निगेटिव में है। फिर अगला जो पॉइंट जो बताता है, जो आगे पॉलिसी में चेंज लाने के लिए भी सजेस्ट करता है कि जो हमारे पॉपुलेशन है उसमें जो ओल्डर एज पर्सन्स होंगे 65 ईयर प्लस वाले, उनका परसेंटेज बढ़ने वाला है। जैसे ये परसेंटेज 2022 में 10% है, जबकि यही परसेंटेज 2050 तक 16% तक बढ़ जाएगा। तो ये हमको इंडिकेट करता है, सारी कंट्रीज को इंडिकेट ये करता है कि आप सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज, घर पे हेल्थ फैसिलिटीज, तो ये सारी चीजें ऐसे एरियाज हैं जहां पे कि अभी इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज सिचुएशन बहुत ही केओटिक हो जाएगा। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में ये रिपोर्ट क्या बोलता है कि जो इसी सीरीज में जो लास्ट रिपोर्ट आया था 2019 में आया था, उसमें ये बोला गया था कि इंडिया चाइना को सरपास करेगा 2027 में, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट बोल रहा है कि चाइना को इंडिया 2023 में ही सरपास कर जाएगा और 2050 तक जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो 166.8 ये हम लोग करोड़ पहुंच जाएंगे, 166 करोड़। इसी को मिलियन में फिगर लिखा है इसने यहां पे, 1668 मिलियन। 2050 तक हम इस लेवल तक पहुंचेंगे। तो इस रिपोर्ट में इतनी सारी बातें थी। इस रिपोर्ट का जो फैक्ट है ये हम लोग बहुत सारे आंसर्स में एज ए डायरेक्टली आप कोट करते हुए इसको यूज कर सकते हैं, आंसर में लिख सकते हैं। ये आपके आंसर के वेटेज को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। उसके अलावा इसका यूज हम लोग ऐसे में भी बहुत जगह पे कर सकते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और फोरकास्टिंग द थिंग्स, प्लानिंग द थिंग्स इन एडवांस, ये वाली जो चीज है उस तरीके का कोई भी ऐसे आता है तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में इसी आर्टिकल से संबंधित 2-3 आर्टिकल थे। एक एडिटोरियल था, एक ये डेटा वाला सीट था एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, और एक और था मिसिंग वुमेन। टॉपिक देख के लग रहा है कि ये वुमेन को सेंट्रिक होगा, लेकिन इसके अंदर में वुमेन सेंट्रिक बातें 1-2 बात ही की गई थी। उसके अलावा जो रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसके संदर्भ में इंडिया क्या कर सकता है आगे, उसके लिए सजेस्ट किया गया है। तो इस सजेशन क्या क्या है, मेन जो क्रक्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्टली अगर कहीं पे अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग इस डाटा को यूज कर सकते हैं। सेम जो एनालिसिस दिया गया है उसको हम लोग दिखा सकते हैं। तो हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे कि इसमें जो इस आर्टिकल में स्टार्टिंग में ये दिया गया था कि चाइना को इंडिया सरपास करेगा बहुत ही जल्द, लेकिन इस वजह से नहीं कि इंडिया का पॉपुलेशन रेट बहुत ही एक्सट्रीमली ज्यादा है। इस वजह से क्योंकि चाइना ने अपना पॉपुलेशन फोर्सफुल्ली स्टॉप किया है, और ये सिचुएशन आ गई है कि उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.16 पे आ गया है, जबकि वो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 का होता है। तो वो अभी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है। ये सिचुएशन देखते हुए चाइना ने अपना 1 चाइल्ड पॉलिसी को भी रिलैक्स कर दिया था। 2016 में 2 बच्चे रखने अलाउ कर दिया था। इवन 2021 में उन्होंने और भी इसको थोड़ा सा रिलैक्स किया, और 2021 में बोला कि आप तीसरा बच्चा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर रिपोर्ट में ये चीज बोला जा रहा है कि हमारा जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा इंडिया स्पेसिफिक के लिए। तो और अगर हमको पूरा बेनिफिट इसका लेना है तो क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है। तो इस आर्टिकल में बोला गया कि वर्किंग एज पॉपुलेशन तो बढ़ेगा, लेकिन जेंडर वाइज हम लोग अगर उसको देखें तो उसमें 50% हमारी वुमेन होगी। तो जब तक वुमेन का वर्किंग पार्टिसिपेशन हम लोग नहीं कराते हैं तब तक तो उसका बेनिफिट आप ले ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग को जो मेजर ध्यान देने वाली जगह है कि वैसे एरिया जहां की अभी तक वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, उन सारे एरियाज में हमको वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा। जैसे कि जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, ब्लू कॉलर जॉब मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर होता है उसमें आता है, तो उस सेक्टर में वुमेन पार्टिसिपेशन अभी भी कम है। ज्यादातर जो वुमेन है वो अभी भी एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक हेल्प, इस वाले में वो फार्म लेबर या फिर डोमेस्टिक हेल्प में ही काम कर रही हैं। फिर दूसरा जो ऑब्जर्वेशन और सजेशन दोनों देखा जाए, ये है कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं
वो ज्यादा हद तक स्टेबलाइज हो चुके हैं, अपना पॉपुलेशन भी वो ट्रांजिशन से चल रहे हैं। तो जो हम लोग को वर्किंग एज मिलने वाला है वो मिलने वाला है यूपी, बिहार, एमपी, इन सारे एरियाज से। तो अगर हमको इसका पूरा बेनिफिट उठाना है तो इन सारे स्टेट्स में हम लोगों को एजुकेशन सिस्टम और जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उस पे हम लोग को काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर अगर हम लोग को उसी एरिया से मिलने वाला है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है और जो हमारा इंडस्ट्री है वो मोस्टली कोस्टल एरियाज में, इसका मतलब यह है कि माइग्रेशन वाला जो चीज होगा वो भी फेनोमेना इंडिया में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर ये चीज हम लोग को अभी से देख सकते हैं कि वो होने वाला है, तो हम लोग अभी प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट कि कोविड लाइक जो पैंडेमिक में सिचुएशन हुआ था, बहुत सारे माइग्रेंट्स को पैदल जाना पड़ा था घर, तो वो सिचुएशन ना आए। तो उसके लिए बेहतर उसका मॉनिटरिंग सिस्टम, माइग्रेंट सपोर्ट सेंटर इस टाइप का खोला जाए, ताकि इंटर स्टेट माइग्रेशन जो है उसको बेहतर तरीके से उससे निपटा जाए, उस चीज को बेहतर तरीके से डील किया जाए। और चौथी बात जो सजेशन के तौर पे इस आर्टिकल में दी गई है वही ओल्ड एज सपोर्ट वाला, कि हमारा ओल्ड एज पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा और उनको अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो उनसे दूर रहेंगे, वर्किंग एरिया में रहेंगे, तो उनसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन सिर्फ टेक्नोलॉजिकली हो पाएगा, फिजिकली वो उसके पास हो सकता है कि उनके पास ना रहें। तो इस कंडीशन में हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है बाय द गवर्नमेंट, बाय द हेल्थ फैसिलिटीज, तो उसको बेहतर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस आर्टिकल में इतनी ही बात थी। हम लोग आगे आते हैं। ये भी आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से ही लिया गया है। इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा कुछ ये था नहीं, क्योंकि अभी समिट होने वाला है I2U2 का। तो इस समिट के बारे में थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वही हम लोग जान लेते हैं, और बाकी समिट होने के बाद इसका डिटेल्ड आर्टिकल आएगा, वो बेहतर होगा हम लोग को करना। तो इस आर्टिकल में इसको नेम ये किया गया है I2U2। तो I2U2 क्या क्या है, तो 2 I मतलब इंडिया और इजराइल, और 2 U मतलब यूएस और UAE, तो इस वजह से इसका नाम दिया गया। इसको न्यू क्वाड के रूप में भी जाना जा रहा है और वेस्ट एशियन क्वाड के रूप में भी जाना जा रहा है। तो जो क्वाड है उसको तो आप जानते हैं, क्वाड में आपका इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री जा रही हैं। तो इसको न्यू क्वाड के रूप में देख रहे हैं हम लोग। इसका वर्चुअल समिट अभी होने वाला है। इस आर्टिकल में जो बात की गई थी वो यही था कि हमारा बाकी जो तीनों मेंबर्स हैं उसके साथ में अभी तक जो रिलेशन था उसमें जो करंट रिजीम है उसमें काफी ज्यादा चेंज आया है। जैसे इजराइल के साथ में हमारा डायरेक्ट बहुत अच्छा रिलेशन इस तरीके का था नहीं कि प्राइम मिनिस्ट्रियल लेवल पे विजिट हो रहा हो, जो कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के टेनियर में ये चीज काफी बढ़ी है। तो जो विजिट हो रहा है इजराइल का, तो पहले हम लोग हमेशा लिंक करके चलते थे इजराइल को, जो मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज हैं, अरब वर्ल्ड है, उससे हम लोग लिंक करके इसके रिलेशन को चलते थे। तो इस गवर्नमेंट में इसको डीहाइफेनेट किया गया था, इस रिलेशन को, उसको अलग अलग देखने की बात की गई थी कि आप इजराइल से बेहतर अलग रिलेशन रखें, बाकी अरब वर्ल्ड से ऐसा नहीं कि अगर हम उससे बेहतर करते हैं तो यहां रिलेशन खराब हो जाएगा। दोनों अलग अलग चीजें। फिर यूएई से भी हम लोगों ने काफी बेहतर संबंध बनाया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने आर्टिकल में देखा था कि यूएई से हमारा जो फास्टेस्ट जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी कंट्री के साथ हुआ है वो यूएई के साथ हुआ है। मात्र हमारा 88 डेज में पूरा कंक्लूड हो गया, ऑपरेशनल हो गया। और यूएस के साथ में हमारा जो कॉमन ग्राउंड बन रहा है वो कॉमन ग्राउंड इंडो पैसिफिक का एरिया, और दोनों के लिए ही चाइना एक प्रॉब्लम के रूप में, कंपटीटर के रूप में वो सामने आ रहा है। तो ये पूरी बातें अभी, और जब समिट होगा तो उससे क्या आउटकम आ रहा है, उससे क्या सिग्नल निकाला जा सकता है, क्या उससे बातें हम लोग सोच पा रहे हैं, तो उस पर करना ज्यादा बेहतर होगा। अभी इतना ही जानना इसके लिए काफी है। हम लोग चलते हैं अगले आर्टिकल पे। ए सुटेबल इंटरमीडियरी, ये भी नीति आयोग के बारे में बात की गई है कि जो वो इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में। ये आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस में ही है। तो वो रोल कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इसको हम लोग बेहतर और बनाया जा सकता है, कैसे इसको और इस रोल को बेहतर किया जा सकता है, और जो करंट में रोल प्ले कर रहा है, दोनों ही बातें एक साथ में की गई है इस आर्टिकल में। तो नीति आयोग आप जानते हैं कि 2015 में बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, और इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होता है।
तो उस गवर्निंग काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होते हैं और बाकी जो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जो यूनियन टेरिटरीज के हैं वो सब लोग वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड है आपको फेडरलिज्म के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म दोनों ही चीजों के लिए। तो इसमें नीति आयोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा सेंटर और स्टेट को एक साथ में लाने में। और नीति आयोग यहां पे इस आर्टिकल में यह भी बताया है कि स्टेट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है कोई भी अगर चेंज लेके आना है उसके लिए। तो ये दिखाता है कि स्टेट्स का ही मेन रोल है, जो अर्बन गवर्नेंस है उसके लिए वही उसको पावर ट्रांसमिट करेगा, जो भी पावर देना। फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वो भी उसी के अंतर्गत में आएगा। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट के तौर पे आता है। लेबर लॉज कंकरेंट सब्जेक्ट में आता है। तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। जो अप्लाई होगा वो स्टेट अपने यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा है उस पर निर्भर करेगा। फिर लैंड रिकॉर्ड्स को कैसे रखना है तो उसको भी स्टेट ही मैनेज करता है। तो ये सारा जो चीज है स्टेट ही कर रहा है। तो जो मैक्सिमम चेंज लाने की जो कैपेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों ही स्टेट्स के ही ऊपर है। फिर दूसरी बात जो आर्टिकल में कही गई है वो ये है कि स्टेट्स के बीच में इनकम डिस्पैरिटी है। बहुत सारे स्टेट्स काफी अमीर हो चुके हैं और ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम ऑफ द जीडीपी जो इंडिया का कंट्रीब्यूट होता है वो 3-4 स्टेट से ही मैक्सिमम निकल के आता है, बाकी सबसे बहुत ही छोटा कंट्रीब्यूशन है। तो ये इनकम डिस्पैरिटी है, तो इसको दूर करने की जरूरत है ताकि रिसोर्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो, लोगों में पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये कैसे हो सकता है जब नीति आयोग बीच में एज ए इंटरमीडियरी का रोल प्ले करे। फिर अगला पॉइंट यहां पे क्या है कि बेहतर सोशल आउटकम के लिए बहुत सारे सोशल इंडिकेटर नीति आयोग लेके आया है, जैसे हेल्थ इंडिकेटर, एजुकेशन इंडिकेटर। तो ये काफी सारे इंडिकेटर हैं जिन्होंने अभी तक अपनी यूटिलिटी प्रूफ की है और स्टेट्स उसको देख के अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे और बेहतर किया जा सकता है। तो ये उनमें कंपटीशन की भावना को जगा रहा अभी। फिर अगला बात है ये कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का आइडिया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट्स बहुत ही बैकवर्ड हैं उनको एस्पिरेशनल का दिया गया और वहां पे 3 चीजों पे टारगेट किया गया कि कंपटीशन, कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस। कंपटीशन अमॉन्ग दोस डिस्ट्रिक्ट्स, कोऑर्डिनेशन जो टोटल अथॉरिटीज हैं सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनका बीच का कोऑर्डिनेशन एंड कन्वर्जेंस ऑफ ऑल दी स्कीम्स, जो भी स्कीम वहां पे एप्लीकेबल है उसका कन्वर्ज किया जाए ताकि लोगों को एक कंप्रीहेंसिव बेनिफिट उसका मिल सके। तो इस प्रोग्राम को इस आर्टिकल में सजेस्ट ये किया गया है कि सेम जो प्रोग्राम है नीति आयोग के द्वारा सारा कुछ इसका मॉनिटरिंग और जो सारा कुछ होता है, तो ये सेम आइडिया को नीति आयोग यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि इसको ब्लॉक लेवल पे ट्राई किया जाए ताकि जो एक डिस्ट्रिक्ट में भी डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे उसमें कहीं वैसा होगा कि वो काफी बैकवर्ड्स रहे होंगे। तो उस बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग रेप्लिकेट वहां पे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो बात की गई है आर्टिकल में वो ये है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको इंपावर किया जाना जरूरी है। तो उसके इंपावरमेंट के लिए भी नीति आयोग यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है सेंटर स्टेट्स रिलेशन में, क्योंकि जो फंड्स डिवोल्यूशन होना है स्टेट्स और सेंटर के द्वारा, तो वहां पे एक बड़ा रोल नीति आयोग प्ले कर सकता है। नेक्स्ट जो चीज ये है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसका एक रिपोजिटरी के तौर पे नीति आयोग अभी भी काम कर रहा है। तो ये जो अभी काम कर रहा है बेस्ट प्रैक्टिसेस के रिपोजिटरी के तौर पे, तो इसको शेयर किया जा सकता है अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स। अगर जहां पे सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं तो उस सिमिलर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्टेट्स काम कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन करना है तो उसमें कोऑर्डिनेटेड अप्रोच बहुत ही जरूरी है। तो यहां पे भी नीति आयोग फैसिलिटेटर का रोल निभा सकता है। अगला ये आर्टिकल लिया गया है द हिंदू से। इस वाले में जो बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं अभी बैंकिंग सिस्टम में, उसमें DHFL जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो 35,000 करोड़ का करीब था। फिर आपका ABG शिपयार्ड लिमिटेड 23,000 करोड़ का। तो इस तरीके के जितने भी सिचुएशन आए हैं तो उससे NPA का सिचुएशन बढ़ता जा रहा है। तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं उसके लिए कुछ सजेशन यहाँ पे दिया गया है और काफी इफेक्टिव सजेशन है। तो इसको कोई भी अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू
टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए, तो वहां पे ये सारे पॉइंट्स काफी हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टेप्स में हम लोग पहला स्टेप जो सजेस्ट किया गया है उसमें आते हैं। पहला स्टेप यह है कि जो बैंक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उन दोनों को ही इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सजेशन इस बेसिस पे आया है कि जो भी एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं उसका दोनों ही साइड पे इनसाइडर का कहीं ना कहीं रोल है, जिसकी वजह से ये एनपीए में कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक्स में भी और कॉर्पोरेट्स में भी। तभी वो प्रोसीजर पूरे तरीके से फॉलो नहीं हो पा रहा है लोन डिस्पर्स करने का, इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये सजेशन, दूसरा सजेशन है कि जब लोन दिया जा रहा है, जब फंड दिया जा रहा है, उसी समय पे जो प्रोसेस है उसमें प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के साथ उसको फॉलो किया जाए और कॉशियस अप्रोच रखा जाए वहां पे। फिर तीसरा जो रेगुलर ऑडिट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, उनका भी रेगुलेशन और कंट्रोल किया जाए, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम इस तरीके का आने वाला है तो वो पहले से फोरकास्ट किया जा सके, उसके ऑडिट रिपोर्ट में दिखे और उस पर एक्शन लिया जा सके। फिर अगला पॉइंट क्या है कि बैंक को उन सारे इंडियन कंपनीज को लेंड करने से पहले, पैसा देने से पहले थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, जिनका कि ऑलरेडी फॉरेन में बहुत बड़ा बड़ा लोन उन्होंने ले रखा है। तो उनको लोन देने से पहले थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हम लोग को फॉलो करना चाहिए। बैंक्स के बारे में कहते हैं। फिर जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट सिस्टम है बैंक्स का, उसको भी टाइट करने की बात करते हैं। एक और चीज वो सजेस्ट करते हैं कि उन सारे एम्प्लॉय जो कि बैंक में लोन डिपार्टमेंट को अभी पर्टेन कर रहे हैं, उनका रोटेशन किया जाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ताकि कोई एक आदमी कुछ गलत ना कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लोन सैंक्शन करने से पहले बैंक्स का अपना एक इंटरनल रेटिंग एजेंसी हो जो कि उसका रिगरस इवैल्यूएशन करे, और अगर फिजिबल हो वो प्रोजेक्ट, तभी उसके लिए लोन दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जो एमआईएस सिस्टम है उसको काफी बेहतर तरीके से मैनेज और इसको करना पड़ेगा। तो एमआईएस अगर पहले से अगर अच्छे से काम करता रहेगा तो हम लोग को अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट अगर उसमें कुछ फेल या कुछ भी गलत होने वाला है तो। नेक्स्ट सजेशन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए, जिससे कि प्रेडिक्ट किया जाए कि किस डायरेक्शन में कंपनी का ग्रोथ है जिसको कि लोन एक्सटेंड किया गया है। एक और सजेशन ये बोला जा रहा है कि फ्रॉड रिस्क असेसमेंट इसको हर क्वार्टर में किया जाए, ताकि जो भी बैंकिंग फ्रॉड्स वाली चीजें हैं उसको उस प्रॉब्लम को टैकल किया जाए। और लास्ट में जो लाइन है, ये ऑथर काफी अच्छा लाइन है कि NARCL है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये क्या है कि एक बैड बैंक के तौर पे बनाया गया है, जो कि बाकी सारे बैंक से जो एनपीएस हैं उनके उसको परचेज करेगा, जो बैड लोन है उसको परचेज करेगा, और परचेज करने के बाद वो उसको रियलाइज करेगा, वो अपने खुद से रिकवरी करेगा। तो इसके लिए संदर्भ में ही लाइन दिया गया है कि NARCL इज ओनली हेल्पफुल when the loan is bad but not when the process of a loan is going bad। तो मतलब ये कि लोन ऑलरेडी बैड हो गया तभी आपका NARCL मदद कर पाएगा। अब लोन देने का प्रोसेस ही गलत है तो उसमें NARCL कुछ भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। फिर अगली बात जो है वो डार्क मैटर को लेकर के है। तो इसमें जो हम लोग को देखने वाली बात है कि डार्क मैटर होता क्या है, वही यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो डार्क मैटर बोला ये जाता है कि जो यूनिवर्स है टोटल, उस यूनिवर्स का 95% डार्क मैटर ही है, और जो विजिबल है वो मात्र 5% है हमारे पास। तो लेकिन स्टिल इससे जो हमारा क्वेश्चन था कि डार्क मैटर होता क्या है, वो स्टिल गोज अनएड्रेस्ड। तो इसमें जो जिस्ट है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका डिफाइन कैसे किया गया कि डार्क मैटर वैसे पार्टिकल को बोला गया है जिसमें कि कोई चार्ज नहीं है, और डार्क इस वजह से बोला गया है क्योंकि वो लाइट इमिट नहीं कर रहे हैं। और मैटर इस वजह से बोला गया है क्योंकि ये मास पोजेस कर रहे हैं, इनके पास मास है लाइक नॉर्मल मैटर, और किसी बॉडी के साथ जो इंटरेक्शन है इनका, वो इंटरेक्शन होता है ग्रेविटी के थ्रू, और ग्रेविटी हम लोग जानते हैं कि एक वीक फोर्स है।
तो अगर ये वीक फोर्स है, इसी वजह से इसके डिटेक्शन में दिक्कत आती है। इसमें डिटेक्शन में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम, थोड़ा सा भी अगर डेविएशन होगा तो ये नहीं डिटेक्ट किया जा सकता है। तो दैट्स वाई डार्क मैटर इज सो डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। और उसी पूरा जो आर्टिकल है उसी के बारे में है कि बहुत सारी कोशिश किए गए हैं इसको खोजने का कि कहाँ पे है, कैसे है, तो एग्जैक्ट अभी तक नहीं है। तो उसका जो सबसे सेंसिटिव जो डार्क मैटर डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट है वो आपका यूएसए में चल रहा है, डैकोटा में, लक्स जेपलिन एलजेड यहाँ पे। तो ये भी एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं कहीं पे आपको सॉल्व करने में मदद कर सकता है। तो इसमें इतनी ही बात है। अब हम लोग आ जाते हैं फेलिंग द फॉरेस्ट। ये वाला आर्टिकल भी द हिंदू से लिया गया है। इस वाले आर्टिकल में जो अभी रिसेंट में अमेंडमेंट आने जा रहा है इन्वायरमेंटल रूल्स में, और उसको लेके जो विपक्ष है उसने एलिगेशन ये लगाया है कि इससे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके राइट्स पे असर पड़ेगा। तो इसी पे ये पूरी बात की गई है। इसमें मेन जो बैकग्राउंड है यही है, लेकिन इसके अंदर जो बात की गई है वो थोड़ा सा अलग है। उसमें ये बोला गया है कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006, इसमें दो एंगल है। एक तो वाइल्ड लाइफ राइट्स, उसको प्रोटेक्ट करने वाले एक अलग ग्रुपिंग है जो सिर्फ वाइल्ड लाइफ को बचाने से मतलब रख रहे हैं। दूसरी ग्रुपिंग वो है जो कि ह्यूमन राइट, उस एरिया में जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको बचाने पे बात कर रहा है। तो ये आर्टिकल यही बोल रहा है कि इन दोनों में सिंक नहीं है। इसकी वजह से जो इम्प्लीकेशन इसका हो रहा है, जो फाइनल फॉल आउट हो रहा है, ये हो रहा है कि फॉरेस्ट को ही हम लोग बर्बाद होने दे रहे हैं। फायदा किसी का दोनों केसेस में नहीं हो पा रहा है। और इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो हम लोग देख सकते हैं कि जो एक अभी कुछ दिन पहले 13 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो करीब करीब 10 लाख से ज्यादा फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं 17 स्टेट्स के अक्रॉस, उनको बोला था कि आप जंगल छोड़ें, जंगल से बाहर निकलें। क्योंकि ये एक पिटीशन जो फाइल किया गया था, सारा वाइल्ड लाइफ एनजीओ मिल के फाइल किए थे कि इनकी वजह से फॉरेस्ट को नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने अपनी गलती यहां पे समझी और अपना ऑर्डर स्टे किया फरवरी 28 को ही। मात्र 15 दिन के अंदर उन्होंने अपना ऑर्डर स्टे किया और स्टेट्स को बोला कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट क्या क्या चीजें कर रही हैं उसका डिटेल रिपोर्ट सबमिट किया जाए। तो इसमें और आगे बात अभी चीज होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी अगर जजमेंट देगा तो वो आगे आएगा, लेकिन यहां पे उसके राइट्स को, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं और जो फॉरेस्ट का राइट्स है, उन दोनों चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया यहां पे। तो इससे पता ये चलता है कि एक कॉमन ग्राउंड वाइल्ड लाइफ राइट्स और राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इसके बीच में लाने की जरूरत है। और इसका एक हमारे पास जो एग्जाम्पल है जहां पे कॉमनैलिटी रीच हुआ, वो एक ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट रहा, जिसमें कि वेदांता का एक प्रोजेक्ट था 1.7 बिलियन बॉक्साइट माइनिंग प्रोजेक्ट, उड़ीसा का नियमगिरी हिल्स है वहां पे। तो उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जाए नहीं दिया जाए, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि ये बात वहां के ग्राम सभा डिसाइड करे। तो जो लोकल जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करे। और वहां पे 12 ऑर्गेनाइजेशन थे, ग्राम सभा ऐसे, और सबने यूनानिमसली इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया। तो इसमें हम लोग को फॉरेस्ट और आपका जो फॉरेस्ट ड्वेलर है दोनों ही प्रोटेक्ट हो रहा है। तो अगर कॉमन ग्राउंड रीच होता है तो दोनों ही के लिए, दोनों ही ग्रुप के लिए अच्छा रहेगा। इस आर्टिकल में हमारे पास इतना ही था। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। इस क्वेश्चन को आप लोग आज ट्राई करें, इसको लिखें, और अगर आप आंसर लिख रहे हैं, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम पे इसका आंसर पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का हमारा जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। उसका हम लोग इवेल्युएशन भी देंगे और कल इसका मॉडल आंसर भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि इंडिया इज गोइंग थ्रू द फेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट। तो ये क्वेश्चन काफी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात करना है कि अभी किस फेज से गुजर रहा है और क्या क्या स्टेप जरूरी हैं इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप इसको अटेम्प्ट करें। आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही है। दैट्स ऑल
we have, thank you for watching.